हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पे। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर रही हूँ। आपने मेरे एक चैनल पे एक चीज नोट की होगी कि मैं बहुत कम ही ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं बेसिकली बेवजह की या फिर ऐसी कुछ फालतू चीजों की बात करती हूँ, है ना। मोस्टली मेरी वीडियोस या तो पढ़ाई से रिलेटेड होती है या आपके एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबा गैप आ जाता है वीडियोस में। ऑब्वियसली उसका एक ही रीजन है कि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है ना, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल काम नहीं है। ये मैं जस्ट एक ये कह लीजिए कि जब टाइम बचता है तो मैं अपनी इच्छा से कर लेती हूँ, अदरवाइज इट्स नॉट माई प्रोफेशनल ड्यूटी। लेकिन कुछ बच्चों के बहुत मेल्स आए मेरे पास और सब बच्चे कह रहे हैं मैम हम बहुत डिमोटिवेटेड हैं, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि अभी DSSB का रिजल्ट आया है, तो बहुत बच्चों के मेरे पास मेल आए कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है और अब हम नहीं पढ़ना चाहते, हम तैयारी नहीं करना चाहते क्योंकि एग्ज़ाम तो होता ही नहीं है क्लियर। हम क्या करें पढ़ के भी ना इतना। मतलब मैं हर एक मेल का रिप्लाई नहीं दे सकती, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हर एक कमेंट का भी रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ क्योंकि कई बार कुछ कमेंट्स जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं तो मैं उनका रिप्लाई दे देती हूँ, कुछ कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत ही बेसिक चीज़ पे बात करने वाली हूँ कि आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे आप DSSB का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप KVS का एग्जाम दे रहे हैं, रीट का दे रहे हैं, NVS दे रहे हैं, कोई भी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं, तो मतलब ठीक है कि बहुत सारे बच्चे, देखो एक बात आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें आप अकेले नहीं है जो एग्जाम में बैठ रहे हैं। वहां ना बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और इतने सारे बच्चे बैठते हैं, लाखों, कुछ में हजारों बच्चे बैठते हैं, कुछ में लाखों बच्चे बैठते हैं। जैसे KVS है, KVS में आपको लाखों बच्चे बैठते हुए मिलेंगे क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल की जॉब है और यहाँ पे हर स्टेट से बंदे आएंगे। फिर DSSB है तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है थोड़ा NCR रीजन में, है ना। लेकिन फिर भी बाहर के स्टेट के लोग भी इस एग्जाम को देते हैं, रीट को भी, क्योंकि अब नौकरियां बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे। और जो हमारे मेनली जो यूथ्स हैं, जो आप ही लगा दीजिए अपने आप को, जिनका भी एग्जाम को क्लियर नहीं हुआ है, आप सबको ये निराशा होती है कि हम बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा एग्जाम पास नहीं हो रहा है। देखो सबसे पहली चीज समझ लो कि एग्जाम में ना सीट लिमिटेड होती है। लिमिटेड सीट का मतलब है कि आपको लाखों और हजारों में से सबसे आगे निकलना पड़ेगा। तो अगर आपकी अभी जो मेहनत है आपको लग रहा है वो बहुत ज्यादा कम हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको उनसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है ना। अब एक चीज आती है कि मैडम अप्रोच बहुत चलती है, पैसा बहुत चलता है। देखो मैं मानती हूँ कि क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है, हर लेवल पे करप्शन है, मैं खुद कहती हूँ ये चीज। लेकिन हर लेवल पे करप्शन का मतलब ये नहीं है कि 100 की 100 सीट उन करप्टेड लोगों को मिलती है, नहीं। और फिर आप अगर ये सोचोगे कि नहीं हम ये बात बोल देंगे कि बहुत करप्शन है इसलिए एग्जाम नहीं आता है, रिजर्वेशन इसलिए नंबर नहीं आता है, तो ये चीजें थोड़ी सी मैं कहूंगी कि आपका इन चीजों पर कंट्रोल नहीं है। तो आप उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, ना कि जो आपके कंट्रोल से बाहर है। ओके, ये बेवजह की बातें होती हैं, एक्सक्यूजेस होते हैं। तो मतलब मुझे कुछ कमेंट्स पढ़ के भी ऐसा लगा कि मतलब क्या हो रहा है बच्चों के साथ ना, मतलब आप लोग क्या नेगेटिव सोच रहे हैं किस तरह का। तो इसीलिए एक वीडियो बना रही हूँ मैं, ये कि एग्जाम कैसे पास किया जाता है। देखो पहली चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि हमारी मेहनत जो है वो हमें लगता है कि बहुत हो रही है, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां हो। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ कमी हो सकती है। तो कोई भी एग्जाम करने की क्या स्ट्रेटजी होती है पास करने की, प्लस आपको भीड़ में से कैसे आगे निकलना है, इन चीजों पर बात करेंगे, है ना। सबसे पहली बात यह है कि मोटिवेशन जो है, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो आपको ज्यादा दिन तक मोटिवेटेड नहीं रख सकता है। एक तो इंट्रिंसिक होना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए, अपने गोल का पता होना चाहिए। अगर आपको अपने गोल का पता है और आप उस पर फर्म है ना, नो मैटर व्हाट। देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। पैसे की बात होती है कि कुछ लोग बहुत फाइनेंशियली वीक होते हैं तो उनको लगता है कि अब हमें कुछ और तो पकड़ना ही पड़ेगा। वो उसमें बिल्कुल गलत नहीं है ना। आप एक चीज भले ही पकड़ लीजिए अपनी अर्निंग के लिए, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप चाहें तो तैयारी आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएंगे। आपने IAS के एग्जाम में देखा होगा कि बहुत लोग जो है नौकरी में ऑलरेडी होते हैं और वही लोग ज्यादा IAS क्रैक कर पाते हैं जो टॉपर्स होते हैं। मतलब मैं जितना जानती हूँ, जितना मैंने वीडियोस देखी हैं, तो आप वहां पर भी देखेंगे जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, किसी जॉब में, किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो IAS की तैयारी करके भी उसको क्रैक कर लेते हैं। तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते इन लेवल्स के, मतलब KVS DSSB ये कोई इतना बड़ा एग्जाम तो है नहीं कि भाई हाँ भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत ज्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है आपको। और ये बात तो तय है कि अगर 100 सीट है और 1000 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो भाई सबसे टॉप 100 बच्चों के अंदर आपको आना ही पड़ेगा। अब अगर आप नहीं आ पा रहे हैं उसमें तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ मेहनत में कमी हो रही है। ओके, तो बेसिकली ये है कि कंपटीशन तो है और कंपटीशन में वही है कि आपको थोड़ा सा जंग के मैदान में डटे रहना पड़ेगा, लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। ठीक है, ये तो होगी जो जनरल बात मैंने आपको बता दी। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं वीडियो को देखना, इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिए। बहुत ही सिंपल तरीकों में आपको चीज समझाऊंगी कि आपको करना क्या है बेसिकली। ओके,
अब देखो मेरे पास कुछ बच्चों के जो मैसेज आए, मतलब मैं सच में नॉर्मली, मुझे बुरा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है कि हम, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे कुछ लोग मुझसे जुड़ गए हैं ना। जब वो जो लोग जुड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में बार बार कमेंट करते हैं, बार बार मुझे बताते हैं कि मैम ये हुआ था, ये एग्जाम दिया था, वो नहीं हुआ था, तो मुझे भी थोड़ा सा ये होता है कि यार देखो बहुत डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, क्या करें ना। तो देखो बेटा, एक होता है कि हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, है ना। दोनों में फर्क है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम है। हार्ड वर्क करे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो, 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़े जा रहे हो, काम नहीं चल रहा है, तो इसको आप करो रिप्लेस स्मार्ट वर्क से। देखो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है। हार्ड वर्क का मतलब है कि आप कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, सारी किताबें पढ़ मारी आपने, इसकी भी पढ़ ली, उसकी भी पढ़ ली, ये सब पढ़ लिया, है ना। लेकिन आप एक गलती करते हो, या तो आप रिवीजन नहीं कर पाते हो, रिवीजन नहीं कर पाते तो आप नोट्स मेकिंग नहीं कर पाते हो, नोट मेकिंग नहीं कर पाते तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको नहीं देख रहे हो ढंग से, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम की जो स्ट्रैटेजीज है उन पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, आप थोड़ा रैंडमली पढ़ रहे हो, ऐसी चीजें या ऐसी कमियां हो सकती हैं आपके हार्ड वर्क में। और स्मार्ट वर्क इसी को रिप्लेस करेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि उसमें हार्ड वर्क तो हो रहा है लेकिन उसको आप बहुत स्मार्टली कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जीके अगर 20 नंबर की आ रही है तो आप पूरा टाइम जीके पढ़ रहे हो क्योंकि जीके पढ़ने में मजा आ रहा है, या फिर आपका पेडागोजी सेक्शन 20 नंबर का है, जैसे केवीएस में 20 नंबर का है लेकिन DSSS में 100 मार्क्स का है, तो आपको पता है कि यहाँ पर शिफ्ट जो है 20 से 100 में हो रही है। केवीएस में 100 का है, सॉरी केवीएस में 20 है और DSSS में आपका 100 मार्क्स है, तो डेफिनेटली केवीएस में थोड़ा कम टाइम देने की जरूरत है और DSSB में ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो बेसिकली आपको अपने एग्जाम पैटर्न को स्टडी करना है। उस एग्जाम पैटर्न को स्टडी करने के बाद आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को वो टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए और उसमें कितना हार्डवर्क हर सब्जेक्ट में चाहिए उसको बैलेंस करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो आप पूरा पूरा दिन ईवीएस पढ़ रहे हैं, या आप ज्यादा ईवीएस पढ़ रहे हैं, आप ज्यादा मैथ्स कर रहे हैं, मेरा मैथ्स तो बहुत वीक है तो ज्यादा मैथ्स पढ़ूंगा, है ना, ईवीएस वगैरह ये तो कर लूंगा, पढ़ने से आ जाएगा, कर लूंगी। ऐसा नहीं होता है। आपको स्मार्ट वर्क में ये ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस कैसे बनाना है बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फिर आपके आते हैं सोर्सेज की बारी। अब आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, चाहे आप किताब से पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, आपको सटीक और सही जानकारी का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर सोर्स से कितना पढ़ना है। ये नहीं कि आपकी पूरी की पूरी बुक आपने पढ़ मारी, ऐसा भी नहीं जरूरी है। उसमें से आपको जो है चैप्टर्स को निकालना पड़ेगा, टॉपिक्स को निकालना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप अच्छी नोट मेकिंग करते हैं। याद रखिए आपको नोट मेकिंग करनी आनी चाहिए। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स का टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। नोट मेकिंग हो गया, सब्जेक्ट्स हो गए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्लस आपका जो भी डेली का आपका एक तरह से पढ़ाई का स्केड्यूल होता है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए, उसको रिजिड मत रखिए कि हम 1 महीने तक पहले ये करेंगे फिर हम 1 महीने तक ये करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको हर सब्जेक्ट को जो है बैलेंस में चलना चाहिए। प्लस आपकी रिविजन जो है बहुत होनी चाहिए। अगर आप सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज मत रखिए। अगर आप 1 या 2 सोर्स से पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि वो 1 या 2 सोर्सेज हैं उनका कम से कम 4 या 5 आपका एक बार रिवीजन होना जरूरी है। वरना फिर एग्जाम में क्या होता है कि आप भूल जाते हैं चीजों को। आपने पढ़ा बहुत है लेकिन आप भूल जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके, हार्ड वर्क को जरूरी है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन वो सही दिशा में जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब उसको आप रिप्लेस कर दीजिए स्मार्ट वर्क से। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं आप थोड़ा सा स्मार्टली उसको अरेंज करेंगे तो आपका स्मार्ट वर्क दिखेगा और वो निकल कर आएगा कि आप कितना बेस्ट कर पा रहे हैं। अब एक और बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को लेकर आता है, कोचिंग, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर आपका सेल्फ स्टडी। भाई क्या करें ना, सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन कोर्स लें, कोचिंग ले, पैसा नहीं है तो क्या करें, सेल्फ स्टडी ही करें। कई बच्चों के पास तो बुक्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैं इतना मानती हूँ अगर आप इंटरनेट पर हैं और आप नेट का रिचार्ज करा रहे हैं हर महीने, है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आप बुक्स के लिए भी जुगाड़ कर ही लेंगे, जहां तक मेरा आइडिया है। और अगर आप मान लीजिए आपके पास बुक्स भी नहीं है, आप इंटरनेट के सहारे ही हैं, तो ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, है ना। थोड़े बहुत तो आपको भी थोड़ा सा, देखो फाइनेंशियल थोड़ा अरेंजमेंट तो करना ही पड़ता है। मैं नहीं कहूंगी कि भाई नहीं करो, पर इतना तो आपको करना पड़ेगा आपके लिए थोड़ा सा सफिशिएंट कि आप कम से कम कुछ बुक्स परचेज कर पाएं। वो चाहे आप अपनी मम्मी पापा से लीजिए, चाहे आप फ्रेंड से वो कीजिए, मतलब चाहे आप ट्यूशन में, तो कहती हूँ आप अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना तो आप ट्यूशन दे लीजिए ना, मतलब 2 या 3 घंटे आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए पूरे दिन में, आपका खर्चा भी निकल आएगा, साथ ही साथ आप जो है थोड़ा सा पढ़ाई के टच में भी रहते हैं। दूसरा है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है इस चीज से। तो ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है तो आप ट्यूशन स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा पूरा दिन पढ़ाइए और इसमें मतलब मिक्स हो जाइए, नहीं, आपको 2 या 3 घंटे कुछ टाइम देना चाहिए ट्यूशन में ताकि आप थोड़ी सी अर्निंग कर पाए।
अब देखो बात है कोचिंग और ऑनलाइन कोर्सेज की, मैं कभी नहीं कहती कि आप कोचिंग के पर ही जाओ, आप ऑनलाइन कोर्स से ही पढ़ो तभी आपका नंबर आएगा, नहीं, मैं कभी नहीं कहती हूँ, ठीक है। हाँ भाई, ये दोनों चीजों से आपको एक डायरेक्शन जरूर मिलती है, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगी। एक डायरेक्शन और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना होता है, आपको यहाँ से डायरेक्शन जरूर मिलती है, लेकिन सेल्फ स्टडी जो होती है ना, वो इसमें भी जरूरी होती है। भले ही आप कोचिंग ले रहे हैं, भले ही आपने ऑनलाइन कोर्स ले लिया है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका नंबर आने से ना, मतलब मैं तो कहूंगी कि नंबर आ ही नहीं सकता आपका, सिर्फ अगर आप कोचिंग और ऑनलाइन कोर्स पर डिपेंडेंट है। सेल्फ स्टडी क्या होती है, इसको समझना सीखिए। अगर मान लीजिए आप कोचिंग पर भी जा रहे हैं, ठीक है, कोचिंग में जो सिखा दिया, कोचिंग वालों ने जो 2 सवाल दिए वो करके काम खत्म, इससे कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सेम फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, इससे भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन नहीं है, आप कोचिंग भी नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स नहीं ले रहे हैं, तो आपका सारा फोकस अब आ जाना चाहिए आपकी खुद की स्टडी पर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ बच्चे जो है रीजनिंग हो गया या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं, आप लोग ये नहीं कर पाते हैं, आप लोग सोचते हैं कि इसमें तो मुझे कोचिंग चाहिए ही चाहिए, या कुछ लोगों को साइंस में प्रॉब्लम हो जाती है, इवन कुछ लोगों को साइकोलॉजी के लिए भी या पेडागोजी के लिए भी पढ़ने से डायरेक्ट नहीं आता, उनको समझने की जरूरत होती है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि यूट्यूब पर सोर्सेज हैं, मैं नहीं कहती कि सारे यूट्यूब चैनल से आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या सब बहुत मेहनत करवाते हैं, उस चीज को छोड़ दीजिए, ये भी आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ अपने बारे में कि मैं 5th क्लास से मैंने ट्यूशन लेना स्टार्ट किया था, मतलब घर पे ट्यूशन पढ़ते थी। ऑब्वियसली बिना ट्यूशन के मेरा काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि घर वाले इतने एजुकेटेड नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा सकें। सो मैं बहुत ट्यूशन चेंज करती थी, मतलब लोग मुझे कहते थे तुम क्यों मैं इसलिए करती थी कि मैं 2 दिन एक ट्यूशन पे गई, मुझे नहीं समझ आया, मैं तीसरे के पास जाती थी, चौथे के पास जाती थी, और जहां मुझे समझ में आता था वहां मैं फिक्स हो जाती थी। तो वही आपको करना है। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड होना पड़ेगा। आपको यहाँ 100 लोगों में से 2 या 5 पर लिमिटेड होना पड़ेगा, जिनसे आप बेटर पढ़ पा रहे हैं, जिनका आपको समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर फ्री कंटेंट नहीं है, बहुत सारा फ्री कंटेंट है। इवन मैं खुद की बात करूं तो ईवीएस की प्लेलिस्ट जो है मेरी, आप देखेंगे कि ईवीएस सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग है और वो पूरी तरह से फ्री है, जिस पर मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रही हूँ। इवन मैं पूरे यूट्यूब पर आपसे कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ, लेकिन इस वो बात ढूंढने की है कि आप कितना अच्छा सर्च कर पा रही हैं। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है उसके अंदर खोजने की एबिलिटी आनी चाहिए। आपको क्वेश्चन मार्क करना आना चाहिए हर किसी के पढ़ाई के तरीके पर कि हाँ भाई, ये इससे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इससे क्या निकालना है, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है, क्या ये मेरे एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं कहती आप क्रिटिसाइज करो, क्रिटिसाइज करना मुझे लगता है बहुत गलत चीज होती है। अगर आपको कोई उस चीज अच्छी ना लगी हो तो आप सिंपली उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जबरदस्ती किसी की टांग खींचना, उसकी बुराई करना जानबूझ के, वो भी एक गलत चीज है। ओके, क्योंकि सब लोग भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं। यूट्यूब पे जो भी बंदा पढ़ा रहा है वो एटलीस्ट अपनी मेहनत तो कर ही रहा है ना, वो आके एटलीस्ट प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, भले वो अच्छा ना पढ़ा पा रहा हो, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है। ये कोशिश तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप भी अपना चैनल शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होने चाहिए। तो सेल्फ स्टडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले आपको अपने एग्जाम पैटर्न को समझना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको देखना चाहिए, आपको अपने पढ़ाई के घंटे तय करने चाहिए, आपको उन सोर्सेज को खोजना चाहिए जो आपको चाहिए, प्लस जो भी टॉपिक आपको नहीं मिलता है उसको सर्च कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा, उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज आपको जरूर मिलेगी। और जब आप 4-5 सोर्सेज को देख लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा सोर्स ज्यादा ऑथेंटिक है। ओके, तो सेल्फ स्टडी छोड़नी नहीं है। सेल्फ स्टडी से बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर होते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि कोचिंग वाले ऑनलाइन कोर्स वाले बस एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी एक मिथ है। मैं कहूंगी बिल्कुल आपको सेल्फ स्टडीज जिस दिन आप करने लग गए ना, जिस दिन आपका पढ़ाई में मन लगने लग गया, मैं तो ये नहीं कहती कि 10-12 घंटे पढ़ो, मुझे तो लगता है 4 to 5 आवर्स भी अगर आप डेली पढ़ रहे हैं एग्जाम टाइम में तो वो मोर देन इनफ है, अगर वो सही है, स्मार्टली आप उसको पढ़ रहे हैं। और वैसे तो पढ़ने वाले 12-12 14 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका काम फिर भी नहीं बनता है ना। तो बात ये वाली है। अब लास्ट बात करूंगी कि आपकी एक प्रॉपर एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अभी मैंने ये कहा कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, तो मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, या मुझे लगता है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे कोई भी एग्जाम क्लियर होता है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, या मान लीजिए उस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, कोई भी एग्जाम हो सकता है, वो केवीएस का एग्जाम होता है, वो DSSS का एग्जाम हो सकता है, वो PRT का हो सकता है, वो TGT का हो सकता है, वो PGT का हो सकता है, एग्जाम कोई भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहला फोकस है वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का।
मेरी हमेशा हर मतलब मेरे पास फोन भी पर्सनल जो लोग मुझे जानते हैं कितने पर्सनली मेरे पास बहुत लोगों के कॉल आते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर, किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेकर, डाइट को लेकर, कभी बीएड को लेकर, कभी पीआरटी को लेकर, कभी टीजीटी पीजीटी को लेकर। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना ये आपको एग्जाम का पैटर्न बताते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या वो क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड हैं, क्या वो थ्योरी बेस्ड हैं, क्या वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलती है। क्वेश्चंस का लेवल आपको पता चलता है और जरूरी नहीं है कि पिछले क्वेश्चन में अगर लेवल इजी था तो आप हमेशा इजी की तैयारी, आपको सिर्फ पैटर्न को देखना है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में आपको इजी टू डिफिकल्ट लेवल पर जाना चाहिए ताकि आप उस रेंज में किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप मिस ना करें। तो सबसे पहला काम होता है जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करने में दीजिए और कुछ मत कीजिए। सबसे पहले 10 से 15 दिन, सबका अपना अपना है, अगर आपको लगता है आप 5 दिन में कर सकते हैं तो आप उसको दीजिए। मैं अपना बता रही हूँ 10 to 15 डेज आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। जब आप ये स्टडी कर लेंगे उसके बाद आप आते हैं सिलेबस पर। ठीक है, अब आपने सिलेबस देख लिया है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर जो है स्टडी कर लिया है। और सिलेबस कई बार क्या होता है कई कई वेबसाइट्स पर सिलेबस मिलता नहीं है ना, तो उसमें भी आपको ये होता है सिलेबस नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, आउट ऑफ सिलेबस आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना तो वो आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है। अगर आपको ये पता है कि एग्जाम में भाई इतना मैथ्स है, इतनी रीजनिंग है, इतनी ईवीएस है, इतना कंप्यूटर है, तो इसका मतलब है वहां से अब आपको कुछ भी मिल सकता है देखने को। ओके, तो ये आप नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है क्योंकि आप कोई 11-12 का या फिर स्कूल का पेपर नहीं दे रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया तो आप केस कर देंगे जो कर देंगे, ये सब बेकार की बातें में नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए। सिलेबस को आपने जब अच्छे से स्टडी की लिया तो उसके बाद आती है सोर्सेज की बारी। अब इन सोर्सेज में सब कुछ आ जाता है, बुक्स आ जाती है, आपकी इंटरनेट से बनाए हुए नोट्स आ जाते हैं, आपकी नोट्स मेकिंग जो हो गई, अगर आप कोचिंग दे रहे हैं तो वो भी इसके अंदर आएगा, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज लेकर काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं तो वो सब आपका सोर्स है। अब इस सोर्स को जो है वो कितना लिमिटेड रखना है, कितना बड़ा करना है, ये आपका नजरिया है प्लस आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी है। यहीं पर आपको जरूरत होती है हार्ड वर्क प्लस में स्मार्ट वर्क की। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा कि किस सोर्स को मुझे कितना लिमिटेड रखना है, किस चीज को मुझे कितना टाइम देना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, ये चीज याद रखना। इस सोर्सेज के बाद आप एक और चीज बताऊंगी, सिलेबस देख लिया तो आपको एक टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा। भले ही उसको फ्लेक्सिबल रखिए, आप वीकली टाइम टेबल बना सकते हैं, आप मंथली टाइम टेबल बना सकते हैं, आप 10 डेज का भी बना सकते हैं, पर ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए पहले वीक का बनाइए, वीक के अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपके अंदर कि आप हाँ कर पा रहे हैं अच्छे से तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिए या कम कीजिए। आप 1-2 दिन या फिर डे वाइज भी आप टाइम टेबल बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। फिर कुछ भी रैंडम नहीं रहता जो इधर से पढ़ रहे हैं फिर ये पढ़ रहे हैं फिर वो पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है कौन सा चैप्टर है। जो भी बुक्स पढ़ते हैं ना तो बुक्स में क्या होता है कि चैप्टर होते हैं। अगर आपको ये पता है कि मुझे सारी बुक पढ़नी है या मुझे एक दो चैप्टर पढ़ने हैं तो उन चैप्टर के आगे डेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस डेट में या 2 डेट में जो है मुझे वो करना है कंप्लीट। ठीक है, अगर आप नोट मेकिंग में अच्छे नहीं है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि नोट मेकिंग नहीं करते हैं तो बुक्स में क्या कर सकते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर दीजिए प्लस छोटे छोटे पॉइंटर्स उसके साइड में लिख दीजिए पेंसिल से। मतलब मेरी एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आपकी मुझे नहीं पता, पर ये हेल्पफुल होती है काफी। अगर बहुत मोटी बुक है जिसके मैं ज्यादा नोट्स नहीं बना पाऊंगी तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो चैप्टर्स होते हैं उसमें कुछ चीजें हाईलाइट कर देती हूँ और साइड में पूरे एक पेज का जिस्ट निकाल के एक जगह पर लिख देती हूँ उसी बुक में कहीं कॉर्नर पे पेंसिल से। ओके, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि नोट मेकिंग सबसे बेस्ट होता है क्योंकि बुक्स आपने 2 बार पढ़ी, नोट्स को आप जो है कम से कम 7 से 10 बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ना तो आपको सही समझ में आ जाएगा। दूसरों के नोट समझ में नहीं आते हैं, मुझे नहीं आते, इसलिए आपको पता नहीं आप समझ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जब नोट मेकिंग करते हैं तो वो शॉर्ट होती है और शॉर्ट नोट मेकिंग का मतलब है कि कोई दूसरा बंदा जब उसको पढ़ता है तो उसको नहीं पता कि किस टॉपिक से निकाल के हमने शॉर्ट चीज बनाई थी। तो बेटर है कि खुद दूसरों के नोट्स ना मांगे, अपने खुद के नोट्स बनाए, है ना। ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा कामयाब रहेगी। चलिए, मैंने बात कर ली सोर्सेज की, कर ली टाइम टेबल की, मैंने बात कर ली है आपसे, है ना। अब लास्ट में ये आता है कि भाई अगर मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है ना, और मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए। अब ये टारगेट सेट करना आपकी जिम्मेदारी है जो आपको करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि 200 में से 200 आप ले पाएंगे अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है। चलिए मैं केवीएस का एग्जाम्पल देती हूँ। जो अभी करंट केवीएस का जो पेपर आता है वो 150 का आता है पीआरटी वालों के लिए, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ बहुत हाई रह जाती है। हाई इसलिए रहती है कि लोगों के तुक्के भी यहाँ पे काम कर जाते हैं, हालांकि सारे तुक्के वाले पास नहीं होते हैं यहाँ पे,
लेकिन 150 में से आप ये नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो गलत जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसका कुछ भी माइनस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर मेरिट हाई जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टारगेट बनाकर चलेंगे, अपना अच्छे से टारगेट बना के चलेंगे, देखिए टारगेट आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आप मन में सोच लेते हैं कि हाँ भाई मुझे 140 तक यहाँ पे खींचने ही खींचने, अगर मुझे कॉम्पिटिशन में आना है। 150 में से 150 कोई नहीं लाएगा, ये एक मिथ है बहुत बड़ा, लेकिन हाँ 130 तक आराम से मेरिट चली जाएगी अगर केवीएस का एग्जाम होता है, पीआरटी का। तो ये मत सोच के बैठना कि भाई नहीं इतनी मेरिट थोड़ी जाती है, 100 तक जाएगी, वो एक मिथ है जो आपके मन में बनाए हुए कि सब इतना ही पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है इस बार डीएसएसबी के रिजल्ट्स या जो भी है, कि इन लॉकडाउन में लोगों ने पढ़ाई जरूर की है, उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो, उन्होंने पढ़ाई बहुत की है। तो कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अपना एक टारगेट जरूर लेकर चलना है कि अगर मान लीजिए 100 सीट्स हैं तो इस मेरिट के अकॉर्डिंग मुझे इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। मुझे मतलब नहीं है कि दूसरे कितने ला रहे हैं, लेकिन मुझे इतने लाने ही पड़ेंगे। अब सीटेट का क्या होता है ना कि 150 में से आपके 90 आ गए तो सभी पास है, जो भी 90 ले आएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये होता है कि वो डिपेंड करता है कि जितने भी बच्चे आपके साथ एग्जाम में बैठ रहे हैं वो कितने नंबर लेकर आ रहे हैं। और अगर आप उन नंबर से मैच करना चाहते हैं, उससे मैच करने से फायदा नहीं होगा, आपको उनसे आगे बढ़ना है। तो उसमें आपको कितने नंबर लाने हैं, इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। अंडरस्टैंड? देखिए इन चीजों को फॉलो कीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ स्टडी, जो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो बेटा बिल्कुल भूल जाओ कि नंबर आ सकता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इंतजार का फल जो होता है वो मीठा होता है, सबने सुना है, लेकिन ये सच्चाई भी है ना। तो और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं उसी की चीज में बैठे रहिए। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो उसको भी चुनिए, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है आईएएस की एग्जाम की, बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सालों मेहनत करने के बाद भी क्लियर नहीं होता है, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। तो मैं जरूर कहूंगी अगर आप कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर मी, मेरे हिसाब से बेटर है, क्योंकि आपके हाथ में एटलीस्ट एक अर्निंग सोर्स है। पैसा हम कितना भी भुलाने की कोशिश करें, लेकिन हमें जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 80 to 90% लोगों का मोटिवेशन भी वही होता है कि हम एक अर्निंग सोर्स हमारे पास होगा अगर हम एक जॉब को पालेंगे, है ना। प्रेस्टीज और इज्जत तो होती है, लेकिन साथ में साथ हमें ये होता है कि हाँ कुछ पैसा आएगा जिससे हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल खाली ना बैठें, ट्यूशन दे लीजिए, 2-3 घंटे का ट्यूशन दे लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं वो अपना टाइम मैनेजमेंट करें ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो सके। तो यही मेरे लिए ये आप लोगों के लिए एक मैसेज था मेरी तरफ से, है ना। मैं हर चीज का आपको रिप्लाई, मैं फिर से कहूंगी, हर चीज का मेल में रिप्लाई नहीं कर सकती, हर चीज का मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे वीडियो कंबाइन में बनाकर आपको दे दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा ये रहे, है ना। और बाकी किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी की बात है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपको पता करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं देखती हूँ उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।